तो कहानी शुरू होती है टोक्यो से। हर सुबह की तरह एक आम सी सुबह आज भी हुई। अफरा तफरी, काम में जाने की जल्दी। बहुत से लोग तैयार होकर ट्रेन में बैठे अपने काम पे जाने के लिए। ट्रेन में हर इंसान अपने ही काम में मगन बैठा था। एक आदमी पानी पीने के लिए बोतल खोलता है, लेकिन हाथ से उसके ढक्कन स्लिप हो जाता है। चलते चलते अचानक ही वो ढक्कन गायब हो गया। ढक्कन का गायब होना था कि अचानक एक और अजीब काम हुआ। सभी लोगों के फोन काम करना बंद कर गए और उन पर अर्थक्वेक्स के अलर्ट्स आने लगे। सभी लोग घबरा गए थे। ट्रेन अपनी पूरी स्पीड से चल रही थी। चलते चलते वो जैसे ही एक टनल के अंदर पहुंची, एक बहुत बड़ा झटका ट्रेन में बैठे हुए लोगों ने महसूस किया और हमें दिखाया गया कि ट्रेन एक वार्म हॉल में चली गई है और ट्रेन में बैठे सभी लोग बेहोश हो चुके हैं। उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को जंगल में पाया। इधर उधर देखने पे पता चला कि पूरी ट्रेन नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेन का एक ही कंपार्टमेंट था जो इस अजीब जंगल में पहुंच चुका है। ये जगह भी उन्हें जानी पहचानी लग रही थी। ये टोक्यो भी था जो अब बदल कर बस एक जंगल बन के रह गया है। ये सब कुछ देखकर सभी लोग शॉक थे। किसी को समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। ट्रेन में मौजूद सैम नाम का आदमी, जो कि एक फायर फाइटर है, वो सिचुएशन को संभालने के लिए सभी पैनिक हुए लोगों को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। उसकी इस काम में मदद करती है यूमी नामी एक लड़की जो अभी फायर फाइटर बन गई थी। सैम ने टीचर के तौर पे उसे काफी क्लासेस भी दी थी और वो सैम को पसंद भी करती है। फिर सीन कट होता है और हमें 2023 में वही टोक्यो शहर दिखाया जाता है। वो दिन जिस दिन ये सब लोग ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन की मैनेजमेंट हैरान परेशान है कि आखिर चलती ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट्स कहाँ गायब हो गए। सैम के कंपार्टमेंट को तो हम देख चुके हैं, लेकिन एक और कंपार्टमेंट भी गायब है जिसे अभी तक नहीं दिखाया गया। इंजीनियर्स टनल को चेक करते हैं जिस टनल के अंदर से वो कंपार्टमेंट्स गायब हुए थे। दूसरी तरफ हम सैम, यूमी और उसके साथ एक और लड़की को देखते हैं जो भी टनल को ही चेक कर रही है, ये जानने के लिए कि शायद वहाँ कोई उन्हें ढूंढते ढूंढते आया हो। उन्हें दूसरी तरफ कोई रोशनी दिखाई देती है। यहाँ इंजीनियर्स को भी तो रोशनी दिखाई दे रही थी। इंजीनियर्स को लगा सभी लोग दूसरी तरफ मौजूद हैं और सैम के ग्रुप को लगा कि शायद दूसरी तरफ से जो रोशनी आ रही है वो उनकी मदद करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों पार्टीज की ही गलत फहमी थी। सैम के ग्रुप ने जब आगे जाकर देखा तो टनल के बाहर से उन्हें सूरज की रोशनी दिखाई दे रही थी और यहाँ इंजीनियर्स के सामने भी दूसरी इंजीनियर्स की टीम थी जो गुमे हुए लोगों की तलाश में ही थे। सैम का ग्रुप जो टनल से बाहर निकल चुका था वो शहर के दूसरी तरफ देखते हैं तो परेशान रह जाते हैं, क्योंकि ये पूरा टोक्यो शहर एक रेगिस्तान में बदल चुका है। इन अजीबोगरीब चीजों की वो बहुत सी वीडियोस बना लेते हैं ताकि जाकर अपने जैसे पैसेंजर्स को दिखा सकें। इनकी सोच के मुताबिक जब इन्होंने इस शहर के बारे में लोगों को बताया तो किसी ने उन पे यकीन नहीं किया। उन्होंने भी जब वीडियोस देखी तो उन्हें यकीन आया कि वो किसी स्ट्रेंज जगह पे पहुंच चुके हैं। सभी परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे, सर्वाइव कैसे करेंगे। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। आखिर इनको बचाएगा कौन? इस जगह में फंसे उन्हें 7 घंटे गुजर चुके हैं। कोई मदद को नहीं आया, फोन में कोई सिग्नल नहीं है और भूख भी सबको बहुत लग रही है। जिनके पास भी कुछ थोड़े से स्नैक्स थे, ये लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसी ट्रेन में एनी नाम की सेल्फिश लड़की, उसे कुछ ज्यादा ही शायद भूख लगी थी। वो सबके बैग्स में खाने पीने की चीजें तलाश करना शुरू करती है। खाने का तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक आदमी के बैग में उसे एक गवर्नमेंट लेटर मिल जाता है जिसमें साफ लिखा था कि वो एक क्रिमिनल है। फैनी का उल्टा दिमाग उल्टा ही चला। उसे लगा कि ये सारा काम जरूर इस क्रिमिनल का है। उसने हमें यहाँ फंसा दिया ताकि वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर सके उसकी सजा खत्म होने के लिए। ये बात उठकर सबको भी बता देती है। हाशिमा बेचारा सबको समझाता रह जाता है कि ये लेटर मेरा नहीं है, मेरी बात तो सुनने की कोशिश करे, लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं सुनता तो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब सब लोग आराम से मिलकर यहाँ रहे। उसके इस कंपार्टमेंट से बाहर जाते ही एक ब्लॉगर लड़का यहाँ सैम और यूमी को बताता है कि रीना गलत कह रही है, वो खुद सबके बैग से चोरी कर रही थी और मुझे नहीं लगता कि काशिमा एक क्रिमिनल है। ये जानकर सैम को बुरा लगा। वो काशिमा को ढूंढने के लिए बाहर जाता है जहाँ काशिमा चलते चलते एक खाई में गिरने वाला था, लेकिन सही वक्त पे वहाँ पे सैम आकर उसे बचा लेता है। सैम के बचाने के बाद काशिमा उसका शुक्रिया करता है और उसे कहता है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही मशहूर हेयर ड्रेसर हूँ। सैम इससे पहले उससे और भी कुछ पूछता, वो उसे चुप करवा देता है। यानी उसने उस क्रिमिनल वाले लेटर के बारे में इन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया। परेशानी में रात हो जाती है। बहुत से लोग तो सो गए थे, लेकिन बहुत से लोग परेशानी में नींद तो सोच उनकी जान ही नहीं छोड़ रही। सुबह भी हो जाती है। ऐसे के ऐसे सब लोग बेहाल बैठे हैं। सैम सबकी थोड़ी थोड़ी मदद करने की कोशिश करता है और उसके इस एटीट्यूड से काशिमा होश आ जाता है कि फजूल में एक इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उसे पूछता है कि आखिर तुम सबकी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हारा मसला क्या है?
सैम बताता है मसला नहीं है, बस मेरे दिल में एक गिल्ट है जिसे शायद मैं खत्म करने के लिए सब करता हूँ। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त की टांगे असल में मेरी वजह से टूट गई थी और उस चीज का रिग्रेट खत्म करने के लिए मैंने उसी दिन अपने आप से वादा कर लिया कि जब जब जिसको भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं मदद करूंगा। सैम के पास की कहानी सुनकर काशिमा को भी अपना भाई याद आ जाता है। जब वो दोनों भाई छोटे थे कितने प्यार से रहते थे ये, चाहे गरीब थे लेकिन काशिमा जान छिड़कता था अपने भाई पे। अपने भाई को एक अच्छी लाइफ देने के लिए उसने बहुत मेहनत की, एक मशहूर हेयर ड्रेसर बना। उसने अपने भाई की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी, लेकिन एक जगह वो मार खा गया। बहुत सा काम करने की वजह से उसे अपने भाई पे ध्यान रखने का टाइम ही नहीं मिला। तब वो एक क्रिमिनल बन गया। काशिमा को ये नहीं पता चला असल में जो क्रिमिनल लेटर काशिमा के पास था वो उसके भाई का ही था। कुछ दिन बाद उसे बेल होने वाली थी और वो उसी को लेने के लिए ट्रेन से जा रहा था। अब सारे पैसेंजर्स ट्रेन से निकल चुके हैं। उन्हें पता है कि उन्हें कुछ खाना है, इंतजाम तो करना पड़ेगा। जंगल में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने के चक्कर में वो काफी आगे निकल गए और उन्हें दिखाई दिया एक टावर। इसे देखकर ये सब शौक इसलिए हो गए हैं, ये टावर कंप्लीट होने वाला था 2026 में। जिस टाइम से लोग आए थे वो टाइम था 2023 का। इस टावर के बारे में सबने ही बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन इसको देखने के बावजूद भी ये लोग इस चीज को समझ नहीं पाए कि ये लोग फ्यूचर में आ चुके हैं। फ्यूचर में कितना दूर ये भी नहीं मालूम। इसी ट्रेन में एक बायोलॉजिस्ट में था जिसे यही जंगल के अंदर एक ऐसा पौधा मिला जो 2023 से तकरीबन 30 साल बाद उगने वाला था। इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये लोग कम से कम 40 साल अपने वक्त से आगे आ गए और ये चीज इन्हें परेशान कर देती है। आने वाले सालों में यह दुनिया इतने बुरे हाल में आ जाएगी इन लोगों ने सोचा तक नहीं था। सीन कट होकर 2023 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ से ये कंपार्टमेंट यहाँ तक पहुँचा था। और ढूंढने के बाद भी उन साइंटिस्ट को वो कंपार्टमेंट नहीं मिला तो मजबूरन अब ऑफिशियली उन्हें ये खबर अनाउंस करनी पड़ती है कि चलती ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट्स गायब हो चुके हैं, जिसके अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग थे, वो भी गायब है। कुछ अता पता नहीं चला। दोबारा फ्यूचर में शिफ्ट होते हैं जहाँ लोग पागल हो रही है क्योंकि पानी पीने तक के लिए नहीं है उनके पास। इस वक्त सैम जुगाड़ करता है और एक बड़ी सी पॉलीथीन को उठाकर इस कंपार्टमेंट की छत पे बिछा देता है कि चलो और कुछ नहीं, 2-4 कतरे बूंद ही जमा हो जाए। लेकिन प्लान उनका ये भी फेल हो गया। सुबह हो गई, अगला दिन आ गया। बायोलॉजिस्ट इस एरिया की छानबीन करने के लिए जाता है और उसे एक ऐसा फ्लावर मिलता है जो बहुत ज्यादा पानी के आसपास उगता था। इसे देखकर उसे क्लू मिला जरूर आसपास कोई चश्मा या नदी है। ये सुन सैम डिसाइड करता है कि अगर तो यहाँ कोई चश्मा या नदी है तो वो उसे ढूंढ कर रहेगा ताकि उसके सभी साथी प्यास बुझा सके। उसके साथ जाते हैं ये बायोलॉजिस्ट काशिमा और यूमी भी। चलते चलते ये लोग पहुंचे एक बहुत ही बड़े पहाड़ के पास। पहाड़ है तो चश्मा भी होने के चांसेस है, लेकिन इतने ऊंचे और इतने सीधे पहाड़ पे चढ़ेगा कौन और किस तरह? इस काम के लिए ये सब मिलकर एक रस्सी बनाते हैं और सैम जो कि एक फायर फाइटर है और रस्सी से दीवारों पर चढ़ने का उसे काफी एक्सपीरियंस है, वो यहाँ इस पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और फाइनली इन्हें पानी भी मिल गया है। खुशी से ये लोग झूमने लगे। सैम इस पहाड़ के ऊपर से दूर दूर तक देखने लगता है। जहाँ टोक्यो की बड़ी बड़ी मशहूर बिल्डिंग्स थी वो जगह बस एक समुद्र बन गई थी। उसने बाहर आकर अपने साथियों को बताई। सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए ये जानकर कि आखिर फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला था कि जिससे ये दुनिया इतनी बर्बाद हो जाएगी। एक और दिन खत्म हो जाता है, रात हो जाती है और टनाका नाम का एक आदमी कंपार्टमेंट से बाहर निकलता है। वो अपना काम कर ही रहा था कि यहाँ पे कोई इंसान उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके हमले से तो उसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन जब ये बाहर जाकर अपने कंपार्टमेंट के साथियों को बताता है तो कोई इस पे यकीन ही नहीं कर रहा था कि उसने यहाँ किसी इंसान को देखा, क्योंकि इतने दिन से वो लगातार यहाँ छानबीन कर रहे थे। उन्हें तो यहाँ कोई इंसान नहीं मिला था। देखते ही देखते आज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश से इन लोगों को सुकून मिलता है। एक तो पीने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी और फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ था इनके साथ। बायोलॉजिस्ट बेचारा अपने ही काम पे लगा था। यहाँ वो कुछ ऐसा सामान ढूंढना चाह रहा था जिससे इंसान खा पी के अपना गुजारा कर सके। उसके काम में बाकी लोग भी उसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रीना और यूमी जब दोनों बेरिस ढूंढने का ही काम कर रही थी तो गलती से यूमी कुछ ऐसी बेरिस खा लेती है जो कि पॉइजनस थी, यानी जहरीली थी। इंसान उन्हें खाते तो मर जाते। उसकी तबीयत को खराब देखकर सैम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ हमें फील हुआ कि सैम भी उसे पसंद करता है। खैर सभी लोग उसे लेकर कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। जैसे तैसे करके ये लोग उसका थोड़ा बहुत इलाज करते हैं और यहाँ सब उसका ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे सभी उसकी फैमिली हो। ये लोग साथ रहते रहते एक फैमिली जैसे ही हो गए थे। यूमी की ऐसी हालत देखकर सभी ट्रेन के लोगों को रियलाइज हो गया था कि अगर ये ऐसे के ऐसे ही बैठे रहे और इन्होंने एफर्ट्स तक की, मेहनत तक की, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये भूख प्यास से मर जाएंगे। इन्हें जिंदा रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा।
इसीलिए अगले ही दिन से ये लोग काम करने का फैसला करते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ खाना ढूंढा था, कुछ लोगों ने मिलकर बर्तन बनाए और आज के दिन इन्होंने बहुत सा काम किया। खाने को भी इन्हें बहुत कुछ मिला था, लेकिन ये सब करने के बाद भी वो लोग ज्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने रियलाइज किया कि खाने के तौर पे उन्होंने कुछ जहरीली बेरीज भी जमा कर ली थी। इस टाइम पर ताशिमा को शक होता है कि शायद उन्होंने ये पॉइजनस बेरीज नहीं जमा की, उनके खाने में बेरीज शायद तनाका ने मिलाई है, जिसे ये लोग अपने कंपार्टमेंट से निकाल चुके हैं क्योंकि उसने ताशिमा की सीजर चुरा ली थी। ये लोग अब उस आदमी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सैम पूरी रात जंगल में भटकता रहा, उसे तनाका भी नहीं मिला, लेकिन उसने ताशिमा की सीजर जरूर ढूंढ ली। अब बायोलॉजिस्ट जो हर दिन इनका कोई ना कोई फायदा कर दिया करता था, वो इस एरिया को रीड करते हुए उन्हें बताता है कि उसकी नॉलेज के मुताबिक जैसा इस जगह का स्ट्रक्चर है, यहाँ करीब ही कहीं नदी भी गुजर रही होगी और अगर यहाँ नदी है तो इनकी पानी की भी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और ये लोग वहाँ से मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं। क्या जबरदस्त आइडिया था। सभी उसके आइडिया पे काम करने के लिए निकलते हैं, यानी एक नदी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ही कोई बायोलॉजिस्ट पर हमला कर देता है। फौरन ही उसे वापस कंपार्टमेंट में लेके आया जाता है। उसका ये लोग इलाज करते हैं, लेकिन वो बहुत दर्द में है। सभी लोगों को ये भी बात मालूम हो गई है कि तनाका झूठ नहीं बोल रहा था, बाकी इस शहर में उनके अलावा इंसान थे। इसके ऊपर हमला होने के फौरन बाद उनके कंपार्टमेंट में तनाका भी आ जाता है। ये उन सबसे कहता है कि अगर वो लोग उसे उनके साथ इस कंपार्टमेंट में रहने की इजाजत दे तो वो उनकी बहुत काम आ सकता है। वो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, उसे ट्रैप्स बनाने का बहुत एक्सपीरियंस है और वो इन लोगों के लिए ट्रैप्स बनाएगा जिससे ये लोग यहाँ पे सिक्योर रह सकेंगे। उसके बाद सब लोग मान लेते हैं। आज सब लोग अपने रूटीन के काम कर रहे थे, ऐसे जैसे उन्होंने इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। ताशिमा यहाँ पे रीना के बाल कट करता है, जो करके उसे बहुत मजा आया। लोग जंगल में गए, उन्होंने खाना ढूंढा, खाना खाया, एक नॉर्मल दिन गुजारा। अगले दिन हो जाता है। यूमी और सैम को उनके कंपार्टमेंट के पास एक बच्चा दिखाई देता है। बच्चा उन्हें देखते ही भागने लगा। ये दोनों उस बच्चे का पीछा करते हैं। बच्चे ने भागते भागते इनका बस एक ही फायदा किया कि इन्हें नदी तक पहुंचा दिया। नदी को पार करके ये बच्चा आगे की तरफ भाग जाता है और इन दोनों को यही कह के गया था कि मेरा इंतजार करना। इन दोनों को ही ढूंढते हुए ताशिमा भी यहाँ गया। रात हो गई, बच्चा तो वापस ही नहीं आया। इन्होंने जब आगे जाके देखा तो यहाँ फाइनली उन्हें एक दूसरा कंपार्टमेंट भी मिल गया, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट्स गायब है, एक सैम का और दूसरा ये। दूसरे कंपार्टमेंट के लोग इनसे काफी ज्यादा आगे थे। उन्होंने रहने सहने का अपना बहुत सारा इंतजाम कर लिया था। इनको यहाँ पे मिलता है यूमोटो, जो इन सब का लीडर था। सैम यूमोटो को बताता है कि उनके एक आदमी ने उनके बायोलॉजिस्ट पर हमला किया है। यूमोटो इस चीज के लिए उससे माफी मांगता है। इसका वक्त नहीं था। ये लोग यहाँ पर एक दूसरे से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसा कि सैम और को यहाँ पे एक नदी मिली थी, खाने पीने के लिए कुछ चीजें मिली थी। ये सारी बातें सैम उनको बता देता है और यूमोटो यहाँ उन्हें बताता है कि जब वो लोग यहाँ आए तो इन्हें एक शिप मिली थी। यहाँ उस शिप के अंदर एक डायरी थी और एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच करते करते उन्हें एक दिन कनाडा से कुछ सिग्नल्स मिले, जिससे इन्हें पता चला कि ये लोग 60 साल आगे आ गए हैं, यानी फ्यूचर में। और साथ उसे ये बात भी मालूम हुई थी कि ये दुनिया तो 2026 में ही तबाह हो गई, क्योंकि 2023 और 24 में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज दिया था ताकि वो स्पेस के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर सके। और यही चीज इस दुनिया को तबाह करके उन सैटेलाइट में से एक सैटेलाइट एक एस्ट्रॉइड से टकराई और वो एस्ट्रॉइड सैटेलाइट की वजह से इस जमीन से टकरा गया और ऐसे ये जमीन तबाह हो गई और उसी तबाही में सारे इंसान भी मारे गए। सैम से पूछता है कि तुम्हारा वो रेडियो कहाँ है? जवाब में यूमोटो कहता है रेडियो तो मेरे पास ही है, लेकिन उस दिन के बाद उसके ऊपर कोई सिग्नल नहीं मिले। ये सारी इन्फॉर्मेशन सैम जाकर अपने बाकी साथियों को बताता है। टेंशन तो उसे खूब हो चुकी थी कि आखिर वो यहाँ से निकलेंगे कैसे। इस हकीकत को सुनने के बाद कि वो 60 साल फ्यूचर में पहुंच चुके हैं, सब लोग परेशान तो हुए थे, लेकिन इस वक्त पे सबको एक और सोच भी आई कि शायद उन्हें गॉड ने एक मौका दिया है कि ये लोग पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर दें, इस तबाही को होने से रोके। और ये सोच उन्हें हौसला देती है कि पहले से भी ज्यादा मेहनत करें, कोई रास्ता निकाले जिससे ये पास्ट में जाकर उस तबाही को होने से रोक पाए। यहाँ बेटा हर इंसान अपना अपना दिमाग चलाता है, वो सोचते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। भूख तो इन्हें शदीद लगी थी। ये लोग अब अपनी टोली हुई नदी के पास जाते हैं, वहाँ से पानी पीते हैं, नहाते हैं और बहुत सारी मछलियाँ जमा करके लाते हैं खाने के लिए। दिन ऐसे ही गुजरता है। ये लोग अपने लिए बाथरूम बना लेते हैं, बाथटब्स बना लेते हैं और खाना जमा करने में लग जाते हैं। आज खाना जमा करते हुए बायोलॉजिस्ट को एक चमकता हुआ ग्रीन पत्थर मिला था यहाँ से, जो पत्थर वो सबको दिखाता है और तनाका भी ये देख चुका था। बायोलॉजिस्ट का ख्याल था कि चमकते हुए पत्थर अपने अंदर एनर्जी रखते हैं, वो ना हो वो इसकी मदद से वापस जा सकते थे। तनाका ये सारी बात जाकर यूमोटो को बता देता है, यानी दूसरे ग्रुप के लीडर को, यानी वो एक गद्दार है। वो इनकी सारी बातें जाकर उनको बताता है। यूमोटो उसके काम के बदले में उसे कुछ खाने पीने का सामान देता है। यहाँ सामने ग्रुप के पास यूमी और रीना, जो एक ही एज के थे, वो आपस में तकरीबन दोस्त बन चुके थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनके दरमियान में लड़ाई हुई। रीना को इतना गुस्सा आया कि वो धक्का देकर यूमी को एक गड्ढे में गिरा देती है। गड्ढे में गिरने वाली चोट तो एक तरफ, यूमी को यहाँ डर ये देख के लगा कि इस गड्ढे में पहले से ही एक लाश थी। ये दोनों ही डर जाते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए ये लोग कंपार्टमेंट की तरफ भागते हैं,
लेकिन दूसरे कंपार्टमेंट के लड़के यहाँ उनका रास्ता रोक लेते हैं। रीना यूमी को खतरे में उनके साथ ही छोड़कर अपनी जान बचाकर किसी तरह कंपार्टमेंट में आ जाती है। अपने साथ होने वाली हर चीज की खबर वो यहाँ सैम को देती है और सैम बिना कुछ सोचे समझे यूमी को बचाने के लिए निकल जाता है। उसके पीछे एक तलाशी भी आ चुका था, लेकिन जब ये दोनों वहाँ पहुंचे जहाँ पहले यूमी और दूसरे कंपार्टमेंट के लोग थे, तो इस टाइम तक दोनों यहाँ से गायब हो चुके थे। यूमी उनसे बचने के लिए भागते भागते एक शिप में छुप गई थी। अब सैम ये अंदाजा तो नहीं लगा पाता कि यूमी अपने बचाव के लिए कहीं छुप गई होगी, लेकिन हाँ उसे लगता है कि जरूर दूसरे ग्रुप के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है या नुकसान पहुंचा दिया है। बिना सोचे समझे वो दूसरे ग्रुप पर हमला करने के लिए निकल जाता है। इससे पहले कि लोग यहाँ पे हमला करते या किसी को नुकसान पहुंचाते, युमोटो उससे सारा माजरा पूछता है। सैम उन्हें बताता है कि उनके साथियों ने उनके ग्रुप की एक लड़की के साथ बदतमीजी की है। ये जानकर वो अपने ग्रुप के लोगों की तरफ से माफी मांगता है और उसे कहता है कि यूमी जहाँ भी होगी वो सेफली उसे ढूंढकर उन तक पहुँचाएंगे। लेकिन सैम को युमोटो पे यकीन नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो लाश अभी यूमी और रीना ने देखी है वो भी उन्हीं के ग्रुप के किसी बंदे की है जिसे युमोटो के ग्रुप ने मार दिया। युमोटो जवाब में कहता है, नहीं, वो तुम लोगों का कोई बंदा नहीं है, वो हमारे ही ग्रुप का एक बंदा है। जब हम लोग यहाँ इस हालत में आए तो वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया, इतना पैनिक कि वो पागलों की तरह सब पे हमला करने लगा था। उसने मुझ पे भी हमला कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस पे मैंने उसके पेट में चाकू मारा और अनइंटेंशनली मेरे से उसका मर्डर हो गया। यहाँ सभी लोग उस आदमी को मारने पर, मेरी बहादुरी पर मुझे लीडर मानने लग गए। ताशिमा और सैम अपने कंपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि वो हमला करने की सोच से दूसरे ग्रुप के पास गए थे, इसलिए उन्हें खतरा था कि कहीं दूसरे ग्रुप वाले भी हमला करने के लिए उनके पास ना जाए। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये लोग यहाँ हथियार बनाने का फैसला करते हैं। यहाँ युमोटो उसी शिप के अंदर जाता है जिस शिप के अंदर उसे रेडियो मिला था। वो नहीं चाहता कि इसी शिप के एक छोटे से डब्बे के अंदर यूमी भी छुपी बैठी है। वो यहाँ रेडियो पे किसी से बात करने लगता है, लेकिन रूमी उसका झूठ पकड़ लेती है कि वो किसी से रेडियो पे बात नहीं कर रहा और ये रेडियो तो चल भी नहीं सकता क्योंकि नीचे से उसकी केबल ही कटी हुई थी। वो बाहर निकलकर उससे पूछती है कि तुम ये झूठा ड्रामा क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हें क्या मिलता है इससे? अब सच्चाई तो यूमी को पता चल ही गई थी, खुद बताने में क्या हर्ष था। युमोटो बताता है, असल में मैं यहाँ सबका लीडर ही बन के रहना चाहता हूँ, इसलिए तो ऐसे ड्रामे करता हूँ। मुझे नहीं जाना पास्ट में। अरे वहाँ पे तो मेरी किसी को कदर भी नहीं। यहाँ सब लोग मुझे लीडर के रूप में देख रहे हैं, मुझे इज्जत दे रही है, मैं इसी में खुश हूँ। लेकिन यूमी से कहती है, तुम कहो ना कहो, मैं बाहर जाकर तुम्हारी सच्चाई सबको बताने वाली हूँ। अपनी पोल खुलते देखकर युमोटो डर जाता है और इस सब के चक्कर में वो यूमी को ही बांध के यहाँ कैद कर जाता है। सीन कट होता है और हम सैम और उनके साथियों को देखते हैं। इन्होंने बहुत से वेपन्स बना लिए हैं जिससे ये लोग एक छोटी सी जंग लड़ेंगे, क्योंकि वादे के मुताबिक युमोटो ने अभी तक यूमी को उनके ग्रुप को वापस नहीं किया, ना ही वो ढूंढ के लेकर आए। इसलिए ये सब लोग अगली सुबह उन लोगों पर हमला कर देंगे। यहाँ एक औरत उसे कहती है, हमला करना बिल्कुल ठीक है, मैं ग्रुप के फैसले के साथ हूँ, लेकिन फिर भी अकल से काम लो। दूसरा ग्रुप हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ना हो हम पे हमला करके हमारी गैरेज बर्बाद कर देगा और रहने का ये छोटा सा ठिकाना हमारे पास है ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इससे बेहतर कि हमें जंग से पहले अपने रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए जिसके बारे में दूसरे ग्रुप को कुछ ना पता हो। ग्रुप के लोगों को उसकी बात पसंद आती है और सुबह होते ही ये औरत बायोलॉजिस्ट के साथ मिलकर अपने लिए एक सेफ ठिकाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। अभी तो इनका जंग में जाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन अगले दिन वो देखते हैं कि दूसरे ग्रुप के लोग उनके ग्रुप के ऊपर हमला कर चुके थे। तैयारी तो उनकी भी पूरी थी। ये लोग अपने सेल्फ डिफेंस में लड़ने लग जाते हैं और लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। युमोटो ये लड़ाई देखकर पागल हो चुका था। ये लोग अगर आपस में एक दूसरे को मारते थे तो उसे लीडर कौन मानता। वो जोर जोर से चिल्लाकर इस लड़ाई को बंद करवाने की कोशिश करता है, लेकिन जुनून में आए ये लोग लड़ने से बाज आने वाले नहीं थे। कभी सैम की टीम उनके ऊपर भारी पड़ती है तो कभी दूसरा ग्रुप सैम की टीम को हराने वाला था। इससे पहले कि इस लड़ाई में बहुत से लोग मर जाते, यूमी यहाँ एंट्री करती है, जिसने अपने आप को उस शिप में से आजाद करवा लिया था। वो यहाँ आकर सबको युमोटो की यानी इस लीडर की सच्चाई बता देती है कि उसने अभी तक जो कुछ भी सबको बताया वो झूठ था। उसके पास कोई रेडियो नहीं है, उसे कोई सिग्नल नहीं मिले। अब डिफेंस में युमोटो कहता है, मैंने सब इसलिए किया कि सबके अंदर वापस जाने की होप जिंदा रहे, कोई भी दिल ना हार बैठे, और अगर इस वक्त पर कोई हिम्मत छोड़ देता, कोई हार मान लेता तो वो सुसाइड भी कर सकता था। सैम को भी उसकी ये बात पसंद आई थी, लेकिन अब युमोटो ने फैसला कर लिया था कि वो लीडर नहीं रहेगा। वो यहाँ पर एक डायरी छोड़कर चला जाता है। इस डायरी के अंदर ही वो सारी बातें लिखी थी जो पहले युमोटो ने इन्हें बताई थी कि उसे रेडियो से पता चली। जैसा कि ये लोग इस टाइम 2060 में है, 2026 में दुनिया बर्बाद हो गई, वो किस वजह से हुई, कैसे हुई, ये सभी चीजें इस डायरी में लिखी थी। ये डायरी उसे उस शिप से ही मिली थी।
बायोलॉजिस्ट और वो औरत जो अपने रहने के लिए एक दूसरा ठिकाना ढूंढने के लिए गए थे, उन्हें यहाँ एक ऐसा टॉवल मिलता है जिसके अंदर बहुत से ग्रीन चमकते हुए पत्थर हैं। जबकि ये सीन कट होता है और हमें 2023 का टाइम दिखाया जाता है। एक साइंटिस्ट जो ट्रेन के डब्बों के गायब होने की मिस्ट्री ढूंढ रहा है, वो इस टाइम भी टनल को स्टडी कर रहा था। टनल की फुटेज को गौर से देखने पे उसे पता चला कि जिस टाइम ट्रेन के अंदर से वो डब्बे गायब हुए, उस टाइम टनल के अंदर एक वर्म होल बन चुका था, जो कि सुपरनोवा नामी एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था। इस फिनोमेना के मुताबिक ऐसे बड़े बड़े एक्सप्लोजन तब होते हैं जब एक प्लैनेट बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाए। तब उसके कोर में से कुछ ऐसी पावर्स निकलती हैं जिससे बहुत बड़े एक्सप्लोजन होते हैं, और इसी एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ एक वर्म होल बना जिसने 2023 और 2060 की टाइमलाइन जोड़ दी। यानी वो साइंटिस्ट तो ये मिस्ट्री सॉल्व कर चुका था, पर सैम और का ये मिस्ट्री सॉल्व करना अभी बाकी था। ये लोग भी ज्यादा वक्त नहीं लगाते, वो डायरी जो इनके हाथ लगी थी उसको स्टडी करने पे इन्हें भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ एक साइंस टीचर सभी लोगों को सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में बताता है कि ये एक्सप्लोजन जमीन के या किसी भी प्लैनेट में तब होता है जब प्लैनेट बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाए, मरने के करीब चला जाए। उनकी बातें करते करते अचानक यहाँ बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। सभी लोग अपने कंपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। टनाका डिसाइड करता है कि वो इस कंपार्टमेंट के इमरजेंसी गेट को खोलकर दूसरी तरफ वाली टनल के अंदर चला जाएगा इस तूफान से बचने के लिए। वो जैसे ही इमरजेंसी गेट खोलता है इस कंपार्टमेंट का, तो दूसरी तरफ ही देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्म होल बना हुआ है जो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की इलेक्ट्रिक चीजों को अपने अंदर खींच रहा था। उसने टनाका की बनाई हुई एक छोटी सी डोन को भी अपने अंदर खींच लिया था। अचानक तूफान बंद होता है और ये वर्म होल भी बंद हो जाता है। सीन कट होकर दूसरी तरफ 2023 के अंदर हम देखते हैं कि ट्रेन मैनेजमेंट के पास एक डिटेक्टिव भी है। ये लोग इसी टनल के अंदर खड़े होकर अपने केस को स्टडी कर रहे थे कि अचानक उनके पास टनाका की वो डॉल आकर गिरती है जो वर्म होल की वजह से यहाँ आई है। यहाँ वर्म होल को देखने के बाद इन लोगों को भी समझ आ गया था कि आखिर वापस जाना कैसे है। इन्हें वापस जाने के लिए एक वर्म होल बनाना था जिसके लिए कुछ स्पेशल रेडियोएक्टिव पत्थर और बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स चाहिए था। पावर स्टेशन तो इस शहर में हो सकता था, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। ये सब लोग मिलकर काम करते हैं, एक पावर स्टेशन ढूंढ लेते हैं जो कि जमीन के अंदर ऐसा दबा हुआ था जैसे कभी उसे इस्तेमाल ही न किया गया हो। उस पावर स्टेशन को निकालने के बाद ये लोग उन ग्रीन पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ उनके मेहनत से बनाए सेटअप की वजह से अचानक बहुत बड़ा तूफान आता है और वर्म होल भी वहाँ बन जाता है। सभी लोग इस वर्म होल को देखकर बहुत खुश थे। जिस इंसान ने वापस आना था वो इस कंपार्टमेंट के अंदर आना शुरू हो जाता है। ये लोग टनाका को भी अंदर आने को कहते हैं, लेकिन टनाका इस टाइम से वापस जाना नहीं चाहता था। उनसे कहता है नहीं, बस मैं यहाँ खुश हूँ। इन सबको वो आखिरी बार बाय करके उनकी ट्रेन का दरवाजा बंद कर देता है। ट्रेन में एक बहुत बड़ा झटका आता है और ट्रेन पहुंच जाती है वापस इनकी टाइमलाइन में। वही की तरह ही ये बेहोश हो गए थे और जब इन्हें होश आया तो कोई जोर जोर से उनकी कैरेज को खटखटा रहा था। बाहर आने पर पता चला कि ये लोग तो 2023 की बजाय 2026 में आ गए और ये वही साल है जिस साल ये दुनिया तबाह हो जाएगी। दुनिया को बचाने के लिए उनके पास टाइम बहुत कम रह गया था। हर इंसान यहाँ पे मौजूद लोगों को समझाने लगता है कि दुनिया तबाह होने वाली है, इसे तबाह होने से बचाना चाहिए। ये लोग अपना फ्यूचर से लाया हुआ सामान भी नहीं दिखाते हैं, वो वीडियोस और वो पिक्चर्स भी अपनी बातों पे यकीन दिलाने के लिए नहीं दिखाते हैं जो उन्होंने वहाँ बनाई थी। लेकिन कोई भी उनकी बातों पे इसलिए यकीन नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक बहुत बड़े हादसे की वजह से इन लोगों की दिमागी हालत खराब हो चुकी है। ये न्यूज में वायरल हो चुकी थी कि 2026 के अंदर जो कंपार्टमेंट ट्रेन के गायब हुए थे वो एकदम से 2026 में आ गए। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि यही लोग हैं जो 2023 में गायब हुए थे, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। जहाँ कोई भी उनकी बातों को यकीन नहीं कर रहा था, वहीं पर डे वो साइंटिस्ट जिसने नोवा एक्सप्लोजन के बारे में पता चला था वो इनसे मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ इसी ट्रेन में बैठी हुई वो लेडी जो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थी, वो अपनी पोस्ट और पैसे का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस मिनिस्टर से मिलती है और उन्हें अपने साथ होने वाली हर चीज के बारे में बताती है, अपनी हर उस इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है जो उन्हें 2060 में रहकर मिली। डिफेंस मिनिस्टर ने उसकी बात बहुत गौर से सुनी थी। डिफेंस मिनिस्टर बताती है कि सच में एक एस्ट्रॉइड उनकी दुनिया से टकराने वाला है और उससे दुनिया को बचाने के लिए ये लोग एक ऐसा मिसाइल बना रहे हैं जिससे ये लोग उस एस्ट्रॉइड को स्पेस पे ही तबाह कर देंगे। वो दुनिया से नहीं टकराएगा और इससे दुनिया सेफ रह जाएगी। ये जानने के बाद इस औरत की भी सांस के सांस आया था। उसने ये सारी बातें अपने टीम मेंबर्स को भी बता दी थी। ये लोग उसकी बातें सुन के रिलैक्स तो हुए, लेकिन पूरी तरह नहीं। जो कुछ वो देख आए थे उसके बाद किसी भी चीज पे यकीन करना मुश्किल था। आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन एस्ट्रॉइड इस दुनिया से टकराने वाला था। सबकी सांसें थमी हुई थी। ये सब एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे आइंदा ये कभी मिलेंगे ही नहीं। इन्हें एतबार नहीं था, न जाने ये दुनिया बचेगी भी या नहीं। सब लोग मिलकर उस न्यूज को देख रहे थे जहाँ मिसाइल आसमान में जा रहा था।
इनकी सांसें अब तक थमी रही जब तक इन्हें ये गुड न्यूज नहीं मिल गई कि वो मिसाइल एस्टेरॉयड को तबाह करने में कामयाब हो गया है। फाइनली ये दुनिया बच चुकी थी और इस दुनिया को उसकी असल हालत में दिखाते हुए ये सीजन नहीं एंड होता है। ये कहानी है पोला नामी एक लड़की की जो बहुत ही ज्यादा ज़हीन है। अपने स्कूल और कॉलेज में हमेशा उसने टॉप किया है। वो डॉक्टर बन रही थी और 4th ईयर में भी टॉप करने की वजह से उसे अपना फाइनल ईयर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने की ऑफर आती है जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ हैडलबर्ग। वो बहुत ज्यादा खुश थी। ये बात वो जाकर अपने ग्रैंडपा को बताती है। वो जो इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थे ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका ऐसे ही किसी को नहीं जाता, तो इसे गवाना मत। मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का पार्ट रहा हूँ और ये यूनिवर्सिटी अपने रिसर्च वर्क के लिए मशहूर है। घर जाकर पोला ये बात अपने मॉम डैड को बताती है। अजीब बात ये थी कि उसके डैड उसकी स्कॉलरशिप से खुश नहीं थे, साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ हैडलबर्ग जाने वाले उसके फैसले से भी नाखुश थे और ये चीज पोला को उदास कर देती है। उसकी उदासी उसकी मॉम से देखी नहीं जाती और फाइनली ये लोग पोला को यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दे देते हैं। सीन कट होकर हमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैडलबर्ग का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ डायसेक्शन टेबल पे एक आदमी लेटा था। डॉक्टर्स शायद उसका ऑपरेशन कर रहे थे। बीच ऑपरेशन ही उसे होश आ जाता है और जब वो देखता है कि डॉक्टर्स उसकी बॉडी के पार्ट्स निकाल कर बाहर रख रहे हैं तो ये देख वो शॉक रह चुका था। वो अपने हाथों के जरिए इन्हें रोकना चाहता था लेकिन उसके हाथ हिल भी नहीं पा रहे थे। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है लेकिन बोल नहीं पाता और ऐसे ही मर जाता है। यहाँ पर हम पोला को हैडलबर्ग जाने के लिए ट्रेन में देख रहे हैं जहाँ उसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैडलबर्ग की ही एक स्टूडेंट ग्रेचन मिल जाती है जिसकी फ्रेंडली नेचर की वजह से जल्द ही वो और पोला एक दूसरे से फ्रैंक होकर एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। ट्रेन तेजी से हैडलबर्ग की तरफ बढ़ रही थी और इसी सफर में अचानक किसी को हार्ट अटैक आने का शोर मच जाता है। यहाँ पोला जो कि तकरीबन एक डॉक्टर बन चुकी थी वो इस इमरजेंसी सिचुएशन को संभालती है। वो इस लड़की को सीपीआर के साथ कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर वक्त रहते ही उसकी जान बचा लेते हैं जिसके बाद हम उस लड़की को ठीक ठाक पोला के साथ सफर करते हुए देखते हैं और ये लड़का जिसका नाम डेविड है वो पोला को अपनी जान बचाने का शुक्रिया भी कहता है। ये लोग अब यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं और ऐसी बड़ी और शानदार यूनिवर्सिटी देखकर पोला की खुशी की इंतहा नहीं थी। पोला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ग्रेचन के साथ रहने का फैसला करती है जिसके बाद ये दोनों मिलकर यूनिवर्सिटी का एक टूर लेते हैं। चलते चलते पहुंच जाते हैं ये लोग एक मुर्दा घर के पास जहां मरे लोगों को रखा जाता है। उनके आते ही यहाँ अचानक से एक डेड बॉडी बुरी तरह हिलती है जो देख पोला शॉक हो चुकी थी। उसके साथ आई उसके दोनों साथी डर के यहाँ से भाग जाती हैं लेकिन पोला को बिल्कुल डर नहीं लगा क्योंकि वो ये बात जानती थी कि कोई भी बॉडी तभी हिल सकती है जब उसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स दी जाए। वो इस बॉडी के पास जाकर इस बॉडी के हिलने की वजह ढूंढने लगती है। उसने जैसे ही डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाया तो कुछ मिनट तक वो हिल भी नहीं सकी क्योंकि इस डेड बॉडी पर उसका सर नहीं था। लेकिन फिर वो अभी भी इसके हिलने की वजह जानने में लग जाती है और बॉडी को अच्छी तरह चेक करने पे उसे बॉडी के साथ कुछ वायर्स और चिप लगी नजर आती हैं। जिन वायर्स का पीछा करते हुए वो एक सीक्रेट रूम तक पहुंचती है जहाँ पर कुछ सीनियर्स इन सब की रैगिंग के लिए बैठे थे। वो तो बस इन लोगों को डराने के लिए ग्रंट के जरिए बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स डाल रहे थे और यही वजह थी बॉडी के हिलने की। अब पोला क्योंकि डरी नहीं थी इसलिए ये सब पोला की बहादुरी से इम्प्रेस होकर उसे रात में होने वाली एक पार्टी में इनवाइट करते हैं जहाँ उसकी दोस्त ग्रेचन भी आती है और उसने ट्रेन वाले लड़के डेविड को भी बुलाया था। यहाँ डेविड जो कि इस यूनिवर्सिटी में पार्टी करने के लिए आया था उसे क्या मालूम था कि ये पार्टी ये मजा उसका आखिरी मजा होगा क्योंकि जैसे ही डेविड वॉशरूम में चलता है तो कोई अनजान आदमी उसके गले पे इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। ये कौन था इसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो घसीटते हुए डेविड की बॉडी को कहीं ले जा चुका था और बाहर पार्टी करने वाले लोग इस चीज से बेखबर थे। पोला और ग्रेचन ने भी इस पार्टी में खूब मजे किए थे इतने कि ग्रेचन को याद ही नहीं रहा कि उसने यहाँ पे डेविड को भी बुलाया था। अगले सीन में हम डेविड को डायसेक्शन टेबल पे लेटा हुआ देखते हैं। उसके करीब 2 डॉक्टर्स हैं जो आपस में डेविड का डायसेक्शन करने की बात कर रहे हैं, यानी उसके जिस्म को काट कर उसके जिस्म के हिस्से निकालने की बात कर रहे हैं। और इसी टाइम पे डेविड को होश भी आ गया है। अपने आप को बचाने के लिए वो पास रखा डॉक्टर का एक ब्लेड उठा लेता है और जैसे ही डॉक्टर डेविड को कोई इंजेक्शन लगाने के लिए उसके करीब आता है फौरन ही डेविड उस पर हमला करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी पीछे से दूसरा डॉक्टर उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। अगले दिन पोला की इस यूनिवर्सिटी में पहली क्लास थी जहाँ पहला लेक्चर प्रोफेसर ग्रोमबैक उन्हें देते हैं और बताते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में मानी जाती है और हमारी यूनिवर्सिटी से बने हुए डॉक्टर दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं और आने वाले कुछ सालों में आपका भी नाम उन्हीं बेस्ट डॉक्टर्स में होगा। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों को बेस्ट नॉलेज और बेस्ट एजुकेशन देना, साथ ही हम यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी देंगे। डॉक्टर इन्हें एनाटॉमी के डायसेक्शन रूम में ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स
मरे हुए लोगों की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ देखने को मिलते हैं बहुत से इंसानी स्केलेटन, जिनके बारे में प्रोफेसर ग्रोमबैक तो इन्हें बताते हैं कि ये नकली है, लेकिन दिखने में ये सब बिल्कुल असली जैसे लग रहे थे। ये पोला को एक स्केलेटन के नीचे अपने ग्रैंडपा का नाम लिखा नजर आता है। एक्साइटेड होकर वो ये चीज प्रोफेसर ग्रोमबैक को बताती है कि ये स्केलेटन मेरे ग्रैंडपा ने बनाया है। जवाब में प्रोफेसर ग्रोमबैक कहते हैं यकीनन वो इस यूनिवर्सिटी के फिर बहुत ही होनहार स्टूडेंट रहे होंगे और उन्होंने प्रोफेसर बनने के बाद रिसर्च वर्क पे भी काफी काम किया होगा। और ये बातें सुनकर पोला अपने ग्रैंडपा के लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही थी। अब फाइनली टाइम आ गया था कि स्टूडेंट खुद पोस्टमार्टम करे। पोला के सामने जो डेड बॉडी थी, इसे देखकर पोला शॉक रह जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि डेविड था, जिसकी सिर्फ 2 दिन पहले ही तो उसने जान बचाई थी। प्रोफेसर ग्रोमबैक पोला को इस आदमी का दिल निकालने को कहते हैं, लेकिन उल्टा पोला ग्रोमबैक से सवाल करती है कि ये आदमी कैसे मरा। इसकी बॉडी पे ऐसे कोई निशान नहीं है जिसकी वजह से कहा जाए कि ये किसी बीमारी से मरा है। यहाँ प्रोफेसर ग्रोमबैक उसे डांट देते हैं और कहते हैं तुम्हें अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। ये मैटर्स तुम्हारे नहीं है कि ये आदमी कैसे मरा। हो सकता है किसी रिसर्च के लिए तैयार किया जा रहा हो। ये बातें सुनने के बाद पोला और ग्रिचन दोनों काम तो करने लग जाती है, लेकिन दोनों को ही दाल में कुछ काला महसूस होता है और पता चलाने के लिए वो डेविड के ब्लड सैंपल्स को अपने पास छुपा लेती है। लैब में इस ब्लड पे रिसर्च करने के लिए पोला को ब्लड के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब केमिकल्स का पता चलता है, जो केमिकल्स किसी आम इंसान के जिस्म में नहीं पाए जाते। ये बात पोला अपने एक फ्रेंड से डिस्कस करती है और उसे केमिकल का पता चलाने को कहती है। जो लड़का उसे कहता है कि सिर्फ ब्लड नहीं, मुझे उसकी बॉडी के कुछ टिश्यूज पे चाहिए होंगे केमिकल का पता चलाने के लिए, जिसके लिए भी पोला हामी भर देती है। अपने इस मिशन के लिए पोला मुर्दा कर जाती है और वहाँ फ्रीजर से डेविड की बॉडी निकाल कर उसके कुछ टिश्यूज चुरा लेती है। इस दौरान उसने नोटिस किया कि डेविड के पाँव पे ट्रिपल ए के निशान थे। अपना काम करके वो तकरीबन फ्री हो ही गई थी कि अचानक यहाँ पर इस जगह का अटेंडेंट आ जाता है, जिसे देखकर पोला घबरा जाती है। वो पूछता है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो झूठ बोल देती है कि वो प्रोफेसर ग्रोमबैक के कहने पे यहाँ आई। वो इस अटेंडेंट से पूछती है कि डेविड की बॉडी को यहाँ तक कौन लेके आया है, जिसके जवाब में अटेंडेंट उसे बताता है कि मैं यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज को देखते हुए एक स्टूडेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। वो इंसान जो आपकी बात जान गया था कि पोला डेविड की मौत की छानबीन कर रही है, वो ये खबर किसी को फोन पे बताता है। जरूर वो डेविड के मर्डर को ही ये खबर दे रहा होगा। अगले सीन में हम पोला और उसकी दोस्त ग्रिचन को लाइब्रेरी में देखते हैं। वो डेविड की मौत को ही डिस्कस कर रहे थे। तभी पोला को डेविड की बॉडी पे ट्रिपल ए के मार्क्स याद आते हैं, जिसके बारे में वो बुक्स में रिसर्च शुरू करती है। उसे मालूम होता है कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी का साइन है, जहाँ के लोग मेडिकल साइंस की रिसर्च के लिए जिंदा लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते थे, जो कि इलीगल था। ये लोग ऐसे इंसानों को अपना शिकार बनाते थे जिनको पहले से ही कोई बड़ी बीमारी हो, ताकि वो इस बीमारी की वजह से इंसान की बॉडी में होने वाले चेंजेस को देख सके, उसके ऊपर रिसर्च कर सके और साथ ही इस इंसान की फिर मुर्दा बॉडी को किसी दूसरे रिसर्च पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। पता चलता है कि जो स्केलेटन पिछले सीन में दिखाए गए थे वो भी इन्हीं इंसानों से बनाए जाते थे, जिनको देखकर बच्चे ज्यादा अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। इस सोसाइटी का नाम था एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी, जो पिछले कई 100 सालों से काम कर रही थी और heidelberg यूनिवर्सिटी का इस सोसाइटी से गहरा ताल्लुक था। पहले ये सिर्फ बीमार लोगों पर रिसर्च किया करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो जर्मन्स ने बेगुनाह और बेकसूर लोगों को भी इन रिसर्च पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया। अब पोला को शक है कि ये सोसाइटी अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ heidelberg में काम करती है और उसी से जुड़े हुए लोगों ने ही जरूर डेविड का मर्डर किया है, क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट था। रेचन उसकी सारी थ्योरी को एक कहानी कहती है, साथ ही ये भी कि ये सारी कहानियां किताबों में ही एग्जिस्ट करती है। असल में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। डेविड को जरूर उसके किसी दुश्मन ने मारा होगा। अभी वो लोग की बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर पोला को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, जिसको उसने डेविड के ब्लड सैंपल और उसके बॉडी टिश्यूज भेजे थे। पता चला था कि डेविड को एक ऐसे केमिकल के जरिए मारा गया जो केमिकल इंसान की बॉडी में जाकर जल्द ही उसकी बॉडी के सारे खून को खुश करके बॉडी को एक प्लास्टिक में बदल देता है। इसीलिए तो लैब में पड़े हुए वो सभी स्केलेटन्स इतने सालों से वैसे के वैसे ही थे। उसके बाद जानकर दुख होता है कि इस यूनिवर्सिटी में कोई बहुत बड़ी गेम चल रही है और इसकी खबर वो जाकर प्रोफेसर ग्रोमबैक को देते हैं, जो उसकी बातें सुनते ही उसे एक और बार डांटती है और कहते हैं मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम डेविड की केस से दूर रहो, तुम्हें अपनी स्टडीज पे तवज्जो देनी चाहिए। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? तुम्हारा फाइनल ईयर है। न चार पोला अब अपने रूम में वापस आ जाती है।
जैसे ही वो बेड पे लेटने आई तो उसने फील किया कि उसका पूरा बेड खून से भरा हुआ था। बेड के नीचे भी बहुत खून था और साथ ही वहाँ कुछ कैंडल्स भी पड़ी थी। ये सब उसे किसी रिचुअल से जुड़ा लग रहा था। उसे लगता है ये भी एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का काम है। दोबारा वो लैब में जाती है और बुक से रिसर्च करने में उसे पता चलता है कि एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के लोग जब किसी को सजा देना चाहते हैं तो उससे पहले वार्न करने के लिए वो उसके बेड के नीचे ब्लड और कैंडल्स रख देते हैं, जो इशारा है कि वो इंसान इनके कामों में टांग ना अड़ाए। और अगर वो इंसान फिर भी पास ना आए, सेकंड वार्निंग वो उसके टांग पे 3 कट लगा के देते हैं। तीसरी वार्निंग के लिए वो उसके मुंह पे 3 कट लगा देते हैं और चौथी बार तो उसको मार ही देते हैं। आम तरीके से नहीं बल्कि उनकी बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद बोला जब वापस कमरे में आई तो उसके रूम में हेन नामी एक लड़का था जो कि उसके रूममेट इन्हीं ग्रिचन का बॉयफ्रेंड था। बोला से बताती है कि ग्रिचन इस टाइम रूम में नहीं है। जवाब में वो कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ, मैं बस उसे मनाने आया हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि मुझे ये भी पता है कि वो मुझे धोखा दे रही है, लेकिन इस वक्त मैं उसे एक मौका जरूर देना चाहूंगा। इसी टाइम पे हम ग्रिचन को देख रहे थे जो मुर्दा घर में किसी दूसरे लड़के के साथ थी। काफी देर जब ग्रिचन अपने रूम में नहीं आया तो हेन भी यहाँ उसे ढूंढने के लिए आ गया था और जब वो उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है तो जेलसी में वो दूसरे लड़की को एक अजीब केमिकल वाला इंजेक्शन लगाकर मार देता है। सिर्फ इस लड़की को ही नहीं, हैन ने तो ग्रिचन को भी वही इंजेक्शन लगा दिया था। अपने आप को बचाने के लिए वो घिसटते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बॉडी का सारा खून खुश्क हो रहा हो। वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाती और यही दम तोड़ देती है। इसके बाद वो सबसे पहले ग्रिचन और उस लड़की के खून को इस मुर्दा घर से साफ करता है और फिर उन दोनों को फ्रीजर में डाल देता है। फ्रीजर में डालने के बाद भी उसे डर था कि लोग इन दोनों को पहचान लेंगे, इसीलिए वो उन दोनों का गला ही काट देता है। सुबह होने पर हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में सभी के मुंह पे ग्रिचन और उस लड़की के गायब होने की खबर है। बोला भी अपने दोस्त को ढूंढ रही थी। उन्हीं का पता चलाते हुए वो मुर्दा घर पहुँचती है जहाँ उसके हाथ मुर्दा घर के अटेंडेंट की डायरी लग जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि डेविड को इस मुर्दा घर तक लाने वाला हेन ही था, वो लड़का जिसने अभी 2 मर्डर किए हैं। हेन इस टाइम उसके सामने बैठा हुआ था। वो उसे देखकर परेशान हो जाती है और इस टाइम हेन उसके सामने उसकी दोस्त की कटी हुई उंगली रखता है, उसे धमकाने के लिए कि वो डेविड वाले केस का पीछा छोड़ दे, वरना तुम्हारे साथ भी वही हशर होगा जो तुम्हारी दोस्त के साथ हुआ है। इन सारी बातों से घबरा कर वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को अपने दोस्त की मरने की रिपोर्ट लिखने को कहती है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। पुलिस स्टेशन से वापस आने पर हेन का उसे मैसेज मिलता है कि वो उसे मुर्दा घर मिले। यहाँ हेन उसे ग्रिचन की लाश दिखाता है जो देखकर वो बुरी तरह डर चुकी थी। हेन अपने ब्लेड से बाहर ग्रिचन की लाश के ऊपर वार कर रहा था ताकि पोला और डर जाए और उसके बारे में किसी को बिना बताए। पोला डरकर यहाँ से भाग जाती है और वो लड़का भी लगातार उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते वो बेसमेंट में पहुँचती है जहाँ उसे वही इंजेक्शन मिलता है जिसके अंदर केमिकल्स को भरकर इंसानों को मारा जाता था। वो डरते हुए ये इंजेक्शन उठा लेती है और तभी पीछे से प्रोफेसर ग्रोमबैक आ जाते हैं। उसे लगा कि ये हेन है जिसे मारने के लिए वो जल्दी से इंजेक्शन आगे कर देती है, लेकिन प्रोफेसर ग्रोमबैक यहाँ पर उसे रिलैक्स करके कहते हैं, सुनो मेरी बात। प्रोफेसर ग्रोमबैक भी जानते थे कि पोला लगातार एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के ऊपर रिसर्च कर रही है, इसलिए यहाँ वो इस सोसाइटी की हकीकत उसे बताते हैं और कहते हैं कि मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। ये सोसाइटी पिछले कई सालों से मेडिकल साइंस के लिए रिसर्च कर रही है और अगर ये सोसाइटी ना होती तो मेडिकल साइंस आज तक इतनी तरक्की करता ही ना। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे दादा भी इसी सोसाइटी के एक मेंबर थे, वो भी जाने माने बड़ी बड़ी रिसर्चेस के पीछे उन्हीं का ही हाथ है और ये जो केमिकल इंसानों को प्लास्टिक में बदलता है ये भी उन्हीं ने बनाया है। ये बात जानकर पोला शॉक में रह जाती है कि वो अपने ग्रैंडपा को अपना आइडियल मानती थी और वो भी इन्हीं की तरह किलर थे। वो इस बारे में अपने ग्रैंडपा से बात करना चाहती थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी दिन उसके ग्रैंडपा की मौत हो जाती है। और अगले स्क्रीन में हम एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी की एक मीटिंग देखते हैं जहाँ पे हेन के लिए ही अदालत लगाई गई थी। असल में उसने 2 ऐसे लोगों को मारा था जो कि बीमार भी नहीं थे और न ही एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का शिकार थे। उसने अपनी जाती दुश्मनी और अना के लिए एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी की दी हुई अथॉरिटीज का इस्तेमाल किया। हेन सोसाइटी के लिए भी खतरा बनता जा रहा था, जबकि हेन सोसाइटी के लोगों को कहता है, मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। प्रोफेसर जवाब में कहते हैं, नहीं, वो उसे सजा के तौर पे अपनी बॉडी पे 3 कट लगाने को कहते हैं। जुनून में आकर हेन अपने मुंह के ऊपर 3 कट लगा लेता है और इन्हें वार्न करके जाता है कि अभी तो वो और भी मर्डर करेगा। ये सुनने के बाद सोसाइटी के लोग उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला करते हैं। ये फैसला हेन को और भी जोश में आता है। वो जेल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो अपने जज यानी प्रोफेसर ग्रोमबैक को रात में उनके घर जाके कत्ल कर देता है। पोला जो कि इस वक्त अपने घर पे थी, अपने ग्रैंडपा के फ्यूनरल की वजह से वो उनके रूम में जाकर उनकी चीजों की तलाशी लेती है, जहाँ उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो भी एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थी और ये चीज उसे बहुत ज्यादा दुखी
भी कर रही थी। अपना दुख बांटने के लिए वो अपने एक फ्रेंड के पास आती है जो उसे सहारा देता है। सुबह होने पर पोला देखती है कि उसके सामान में भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी से मिलती थी, यानी वो भी उस सोसाइटी का हिस्सा था। और ये देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो इस लड़के को पीट कर यहाँ से भाग जाती है। पोला अब यूनिवर्सिटी आकर यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में जाती है जहाँ एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के लोग काम करते थे। यहाँ से बहुत से स्केलेटन्स मिलते हैं जो इंसानों से ही बनाए गए थे और यही उसे हेन नामी वो लड़का भी मिल जाता है जो अब से पहले 3 मर्डर कर चुका था। वो यहाँ पर क्रिश्चियन का यानी पोला की दोस्त का स्केलेटन बना रहा था, जो देखकर पोला शदीद डर जाती है और जोर से चीख मारती है। इससे पहले कि वो बचकर यहाँ से चली जाती, हेन उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। उसे होश आया तो वो डायसेक्शन टेबल पे थी, उसी टेबल पर जहाँ से बचकर आज तक कोई नहीं जा पाया। वो अपने हाथ हिलाने की कोशिश करती है लेकिन महसूस करती है कि उसके हाथ नहीं हिल पा रहे, उसका खून भी जमता जा रहा है। उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर भी वही केमिकल इंजेक्ट कर दिया गया है जो इंसानों के खून को प्लास्टिक में बदल देता है। उसे इस केमिकल के बारे में पहले ही पता था तो वो इसकी एंटीडोट के बारे में भी जानती थी। वो देखती है कि इस टाइम पर यहाँ उसका दोस्त आया है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि ये लड़का एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का मेंबर नहीं था, वो तो बस उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए आया था। यहाँ पोला जल्दी जल्दी उसे अपनी सिचुएशन समझाती है और उसे अपनी मदद करने को कहती है। वो उसे बताती है कि मेरी जान खतरे में है, तुम जैसे भी करके यहाँ कहीं से सोडियम क्लोराइड लेकर आओ। लड़का उसकी बात मानते हुए जल्दी से सोडियम क्लोराइड का एक इंजेक्शन लाकर उसे लगा देता है। अभी उसे इंजेक्शन लगा ही था कि यहाँ पर हेन और एक और लड़का आ जाता है, यानी एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के मेंबर, जो पोला के दोस्त को यहाँ देकर उसे बेहोश कर देते हैं और पोला के डायसेक्शन की बात करने लगते हैं। वो दोनों बात कर रहे थे कि पोला की बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इनके दिए हुए केमिकल इंजेक्शंस के बावजूद भी पोला होश में थी। हेन जितने भी यहाँ पर पोला के दूसरे दोस्त को उठाकर डायसेक्शन टेबल पर रखता है, तभी मौका पाते ही पोला हेन के यहाँ दूसरे दोस्त के ऊपर हमला करके उसके ऊपर वही इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसे ऐसा करते देखकर हेन को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। वो उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में सर्जरी ब्लेड थी। वो जैसे ही पोला के ऊपर हमला करता है तो इस हमले से पोला बच जाती है और अपनी जान बचाने के लिए अपने पीछे मौजूद ब्रेकर बॉक्स से एक हाई वोल्टेज करंट की तार निकालकर वो हेन को करंट लगाकर मार देती है। हेन का दूसरा साथी भी पोला के दिए हुए केमिकल की वजह से मर चुका था, जबकि पोला अपने दोस्त को लेकर हॉस्पिटल आ गई थी जहाँ उसकी जान बचा ली जाती है। कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी ने अब 2 और ऐसे मेंबर रख लिए हैं जो उनके लिए इंसानों को मारने का और उनका डायसेक्शन करने का काम करेंगे। यानी हेन और उसके साथी की जगह काम करने वाले लोग जिनके साथ अभी पोला लड़कर आई थी। साफ मतलब था कि पोला की जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अर्बन मिथ्स मूवी में हमें 10 अलग अलग भूतिया कहानियां देखने को मिलती है। पहली कहानी है जिहोन नामी एक आदमी की। वो इलीगल ड्रग्स सप्लाई करता था। इस वक्त भी उसकी कार में बहुत से ड्रग्स और पैसे थे। वो कहीं जा रहा था और रास्ते में उसे पुलिस रोक लेती है। वो घबरा जाता है, जल्दी जल्दी अपने पास मौजूद ड्रग्स और पैसों को छुपाता है। पुलिस के सवालों से तो उसके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन पुलिस की ये नॉर्मल चेकिंग थी जिसमें उन्हें जिहोन पे शक नहीं हुआ। उसने सुकून का सांस लिया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। गाड़ी अब एक टनल के अंदर जा चुकी थी जहाँ रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ गई। हिरन को बचाने के लिए उसने गाड़ी रोकी, लेकिन अगले ही पल उसकी गाड़ी के सामने कोई हिरन नहीं थी। जिहोन डर गया। अचानक ही उसकी गाड़ी के शीशे पे एक हाथ का निशान आ गया, जिससे उसने जब साफ करने की कोशिश की तो वो साफ ही नहीं हुआ। ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि वो हाथ का निशान बाहर की तरफ से शीशे पे नहीं लगा था, अंदर की तरफ से शीशे पे लगा था, ऐसे जैसे कोई जिहोन की गाड़ी के अंदर बैठा हो। डर से उसका दिमाग माफ होने लगा था और इसी टाइम पर देखते देखते उसकी पूरी गाड़ी के मिरर्स पे, विंडोज पे, हर जगह हाथों के निशान पड़ जाते हैं। इस वक्त जो उसकी हालत थी वो किसको बता भी नहीं सकता था। तेजी से वो अपनी गाड़ी को चलाते हुए टनल से बाहर ले आया। उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली जहाँ हम खून से लथपथ एक बैग देखते हैं। बैग के अंदर से लंबे लंबे बाल निकल रहे थे जिन पे भी खून लगा था और इससे ये बात जाहिर थी कि उसने किसी लड़की का मर्डर किया है और इसी लाश को वो ठिकाने लगाने जा रहा था। वो दोबारा गाड़ी में बैठता है और सफर शुरू कर देता है। सामने एक और टनल थी जिसके अंदर जाते ही उसे बार बार उसी लड़की की रूह नजर आ रही थी जिसे उसने मारा था। ये रूह उसे बार बार डरा रही थी। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। अभी उसका शीशा बहुत से हाथों के निशान से भर जाता है। ये सब चीजें उसे परेशान कर रही थी। वो गुस्से में गाड़ी से निकल जाता है और अपनी कार की डिक्की खोलकर एक हथौड़ी लेकर लाश वाले बैग को जोर जोर से मारने लगता है। अब जैसे ही उसने बैग को खोला तो अंदर लाश थी ही नहीं। इसी टाइम टनल का ब्रेकर बॉक्स खुलता है और उसमें हम उसी लाश को देखते हैं। टनल की लाइट्स भी एकदम से ब्लिंक करने लगती है और देखते ही देखते उनसे लथपथ लाश जिंदा हो जाती है। लाश के हाथ पांव अजीब टेढ़े मेढ़े हो गए थे
और वो रेंगते हुए जीहोन की तरफ बढ़ रही थी। डरते हुए वो जल्दी से वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन गाड़ी अब स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बैक व्यू मिरर में जीहोन दिखता है कि वो लड़की की लाश यानी वो भूत उसी की कार में आकर बैठ गई है। जो लड़की अब उसे पकड़कर बुरी तरह उसके ऊपर हैमर से बार बार हमला करती है, तब तक जब तक उसका सर फटकर उसका दिमाग नहीं बाहर आ गया, वो मर गया। जिसके साथ ये पहली कहानी यही खत्म हुई। दूसरी कहानी है सोजिन नामी एक लड़की की, जो अपनी ही एज की एक लड़की के फ्यूनरल से आई है। उसने सुसाइड की थी, लेकिन सोजिन को उसकी मौत का ज्यादा दुख नहीं था। वो अपने घर वापस आने लगी, तभी उसे अपने घर के गैराज में एक रेड कपड़े पहनी औरत नजर आती है। अजीब बात ये थी कि वो लड़की गौर गौर से सोजिन को ही देख रही थी। उसे इग्नोर करते हुए सोजिन अपने अपार्टमेंट में चली जाती है, और रात में जब वो अपने अपार्टमेंट के बाहर वॉक कर रही थी, तब वो रेड ड्रेस वाली लड़की उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर भी दिखती है। वो ऐसे खड़ी थी जैसे एक भूत हो। सोजिन उसे डरकर अपने अपार्टमेंट में वापस चली जाती है। वो सोने के लिए जब बेड पे लेटी तो उसी लड़की के बुरे बुरे ख्वाबों ने सोजिन को सोने भी नहीं दिया। तंग आकर वो अपने स्कूल का एक एल्बम निकालती है, जिसमें मरी हुई लड़की की भी पिक्चर्स थी। यानी वो लड़की सोजिन की क्लास फेलो थी और हमेशा उससे दोस्ती करना चाहती थी, उसके करीब रहना चाहती थी, लेकिन सोजिन हमेशा ही उसे इग्नोर करती थी। सुबह हो जाती है और सोजिन अब ऑफिस जाने के लिए रेडी थी। इस मर्तबा दोबारा गैराज में उसे रेड ड्रेस वाली वही लड़की दिखाई दी। वो उसके करीब जाकर उससे बात करना चाहती थी, लेकिन करीब जाने पर वो गायब हो गई। सोजिन को ये बात काफी अजीब लगी। ऑफिस आकर उसने ये बात अपनी फ्रेंड को भी बताई। सोजिन वापस घर आ जाती है। वो लिफ्ट के जरिए अपने फ्लोर पे जाती है तो लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही सामने वही रेड ड्रेस वाली लड़की थी। डरकर सोजिन लिफ्ट को दोबारा बंद कर देती है और किसी और फ्लोर पे जाती है। हर फ्लोर पे वो लड़की लिफ्ट के बाहर ही खड़ी थी। ये देखते हुए सोजिन बुरी तरह डर जाते हैं और इस मर्तबा वो सामने जो लड़की थी अपने मुंह से बाल हटाती है। पता चलता है कि लड़की कोई और नहीं उसी लड़की का भूत है जिसने कुछ दिन पहले सुसाइड की, जो सोजिन को पसंद करती थी, लेकिन सोजिन ने कभी उसे अपना दोस्त नहीं बनाया। अपनी शक्ल दिखाने के बाद वो अजीब तरीके से सोजिन की तरफ बढ़ रही थी। सोजिन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ जाती है। अजीब बात ये थी कि जहाँ पे भी सोजिन जाती थी वो भूत उसके सामने आ जाता था। डरकर वो बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। वो अब मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी। वो अपना मोबाइल निकालती है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को कॉल करके बुला पाती, यहाँ वो भूत आकर उसे बहानों से पकड़कर बिल्डिंग की दीवार पे चढ़ने लग जाती है। इस टाइम पे हमें पता चलता है कि उस लड़की ने सोजिन की ही हरकतों से तंग आकर सुसाइड की थी। सोजिन ने दोस्ती ना करने के लिए उसे इतना तंग किया कि उस लड़की को मरना पड़ा। और अगर सोजिन उसे दोस्ती कर लेती तो आज वो लड़की भी जिंदा होती और सोजिन को भी ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। ये भूत सोजिन को बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर ले जाकर उसे नीचे फेंक देती है और ऐसे सोजिन की भी मौत हो जाती है। इस लड़की ने अपनी सभी ज्यादतियों का बदला सोजिन से ले लिया था। ऐसे ये किस्सा यही खत्म हो गया। अगली कहानी का नाम है टूथवर्म्स, जहाँ हमें एक डेंटिस्ट को दिखाया जाता है। उसके सामने जो पेशेंट लेटा है उसके दांतों में शदीद दर्द है, लेकिन देखने पे कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही जिस वजह से दांतों में दर्द हो, इसीलिए वो पेशेंट को घर भेज देता है, ये कहते हुए कि ये दर्द खुद ही ठीक हो जाएगा। इस पेशेंट के जाने के बाद वो देखता है कि पेशेंट ने जिस सिंक पे कुल्ली की थी वो सिंक बंद हो चुका है। डेंटिस्ट जब सिंक की सेफ बाहर निकालता है तो उसमें बड़े बड़े कीड़े थे, जिन्हें देखकर वो डर जाता है। फौरन इसे डस्टबिन में गिराकर वो जल्दी से पेशेंट के एक्सरे चेक करता है और देखता है कि पेशेंट के जॉस में बड़े बड़े कीड़े भरे थे। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वो अपने सीनियर को जाकर इन सब चीजों के बारे में बताता है। इवन इस डेंटिस्ट के सीनियर ने भी अपने पूरे लाइफ एक्सपीरियंस में ऐसा केस नहीं देखा। वो डेंटिस्ट को रिसर्च करने को कहता है। डेंटिस्ट जल्दी से एक लाइब्रेरी में जाता है और बहुत रिसर्च करने के बाद उसे टूथवर्म नामी इस बीमारी का पता चल जाता है। पता चलता है कि ये 1 लाख में से सिर्फ एक इंसान को होते हैं। ये कीड़े बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं। पहले जिस इंसान के अंदर इन कीड़ों को देखा गया था वो इन कीड़ों की वजह से पागल हो गया, और अगर इन कीड़ों को रोका न जाए तो ये बीमारी दूसरे इंसानों में भी फैलने लग जाती है, किसी वबा की तरह। ऐसे में इंसानों की जानें खतरे में पड़ जाती है। ये सब पढ़कर ये डेंटिस्ट बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने यहाँ ये भी पढ़ लिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी वो फौरन अपने क्लिनिक में आकर उस पेशेंट को वापस बुलाता है और किसी तरह उसका इलाज करने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता उसके पास था नहीं। उस आदमी के मुंह को सुन करने के बाद वो उसके जॉस को काट कर एक एक करके कीड़े बाहर निकालने लगा था। और इस ऑपरेशन के दौरान ही इस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो कांपने लग जाता है, उसकी आंखें लाल हो गई थी और लाल आंखों के अंदर हम वही कीड़े दिख रहे थे। यानी अभी कीड़े उसकी पूरी बॉडी में फैल गए थे। डेंटिस्ट जो उसका इलाज करना चाहता था उसे पता चल जाता है कि अब इस आदमी का इलाज मुमकिन नहीं,
क्योंकि ये कीड़े उसके दिमाग तक पहुंच गए हैं। कुछ ही सेकंड में ये आदमी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपने ऊपर से कंट्रोल खोते हुए इस डेंटिस्ट के ऊपर हमला कर देता है। वो इस डेंटिस्ट की गर्दन पे बुरी तरह काट चुका था। डेंटिस्ट को छोड़ते ही वो डेंटिस्ट की असिस्टेंट को भी काट लेता है। यहाँ डेंटिस्ट देखता है कि कीड़े उसके जिस्म में भी आ गए थे, यानी वो भी अब इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुका था। सिर्फ वही नहीं, उसकी असिस्टेंट भी इसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो गई थी। अपने आप को इस बीमारी से बचाने के लिए वो अपना जबड़ा काटने लगता है, लेकिन देखते ही देखते कीड़े उसकी आंखों तक भी चले जाते हैं। देखते ही देखते वो भी एक ज़ॉम्बी बन गया और उसकी असिस्टेंट भी एक ज़ॉम्बी बन गई। अब उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। अब ये लोग और लोगों को भी इन्फेक्टेड करेंगे और ये दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। और इस अजीब एंडिंग के साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है। अगली कहानी के अंदर हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो आपस में बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। ये दोनों हर काम एक साथ मिलकर करती हैं। इनमें इतना प्यार है कि इन दोनों ने वादा किया है कि अगर उन दोनों में से कोई एक भी पहले मर गया तो दूसरी दोस्त जादू करके उसे इस दुनिया में वापस बुला लेगी। यानी ये लोग मरने के बाद भी साथ रहेंगे। हायुन अब अपनी दोस्त से वादा करती है कि अगर मैं मर गई तो तुम मुझे जादू करके वापस बुला लोगी। और ये कहते ही वो यहाँ से उठकर सुसाइड कर लेते हैं। अपनी दोस्त की मौत से जीहुन नामी लड़की बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी। उसे अपनी दोस्त की बहुत याद आती थी। उसकी याद में वो उसका स्कूल लॉकर जाकर चेक करती है, जहाँ उसे अपनी और हायुन की कुछ तस्वीरें मिलती है और एक डायरी भी। इस डायरी के अंदर जादू से मरे हुए इंसान को इस दुनिया में बुलाने का तरीका लिखा था और बहुत से मंत्र भी, जिस तरीके को नेक्रोमेंसी कहा जाता है। साथ ही उसे यहाँ 2 चेहरे वाली एक अजीब डॉल भी मिली थी। यानी हायुन अपने मरने से पहले अपने रिचुअल की सारी तैयारी करके गई थी और इन चीजों को देखकर जीहुन ये फैसला कर लेती है कि वो ये जादू, ये रिचुअल करेगी और अपनी दोस्त को वापस इस दुनिया में जरूर बुलाएगी। जिसके बाद वो हायुन के नेल्स को एक डॉल में डालकर कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने लगते हैं और इसके बाद 1 मिनट का टाइमर लगाकर यहाँ से छुप जाती है, क्योंकि इसके बाद हायुन की रूह जमीन पे वापस आ जाती है। जैसे ही 1 मिनट पूरा होता है, पूरे स्कूल की लाइट्स ब्लिंक करती हैं और उसी से जीहुन के सामने उसकी दोस्त यानी हायुन की रूह आ जाती है, जो जीहुन को बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। जीहुन उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक ही हायुन वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो जल्दी से दोबारा हायुन की डायरी चेक करती है और पता चलता है कि जिस पेज से देख के उसने रिचुअल किया था उसका आधा पेज फटा हुआ था। यानी उसने रिचुअल के बारे में आधी चीजें नहीं पढ़ी। वो लॉकर चेक करती है, वहाँ उसे फटा हुआ पेज भी मिल जाता है जिसपे लिखा था कि जो रूह जिंदा होकर वापस आएगी इस दुनिया में वो डिमोनिक होगी, यानी शैतानी होगी और एक इंसान से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। ये पढ़ते ही जीहुन डर गई थी और अब उसके सामने दोबारा हायुन भी आ गई थी। उसके होंठ अब अजीब हो चुकी थी। देखते ही देखते उसका मुंह कई हिस्सों में खुलकर एक मॉन्स्टर की शक्ल ले लेता है और इससे पहले कि जीहुन कुछ सोच के यहाँ कर पाती, हायुन उसे कच्चा चबा खाती है। उसको खाने के बाद हायुन की भूत शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई थी और उसे अपने रिफ्लेक्शन में जीहुन यानी अपनी दोस्त दिख रही थी। इसका मतलब था कि हायुन ने जीहुन को अपने साथ जोड़ लिया था, जैसे बीचवेल वाली वो डॉल साथ जुड़ी हुई थी। एक जिस्म के ऊपर 2 चेहरे, ऐसे ही ये एक जिस्म के अंदर 2 सोल्स एक साथ रहने वाली थी, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगली कहानी के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम है जोंग और वो आज ही एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। बहुत ज्यादा थका हुआ था, वो सोने के लिए लेट जाता है, लेकिन उसके घर से उसकी दीवार से आने वाली खटखटाने की आवाज पूरी रात उसे सोने नहीं देती। वो तंग आ जाता है। सुबह को जब वो ऑफिस जाता है तो उसे लिफ्ट में एक लड़की मिलती है। उसे पता चलता है कि ये उसकी ही नेबर है। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी और जोंग को भी पसंद आई थी। उसे लगा कि शायद ये लड़की रात में उससे बात करना चाह रही थी, इसीलिए वो बार बार उसकी वॉल को खटखटा रही थी। जोंग से दूर जाते हुए यानी लिफ्ट से बाहर जाते हुए ये लड़की अपना स्कार्फ नीचे फेंक जाती है और यहाँ पर जोंग को ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये लड़की उससे दोस्ती करना चाह रही है, वरना वो अपना स्कार्फ क्यों यहाँ गिराती। अब रात होने पर जोंग खुद दीवार को नॉक करके उससे बात करने की कोशिश करता है। उसके नॉक के बदले में दूसरी तरफ से भी नॉक होता है। जी बात थी कि नॉक के अलावा वो लड़की कुछ बोल ही नहीं रही थी। अब जोंग उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो पहले 1 मरतबा और फिर 2 मरतबा नॉक करो। दूसरी तरफ से उसके कहने के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ। अगली सुबह ये लड़की उसे दोबारा लिफ्ट में मिल जाती है। जोंग उससे दोबारा नॉक करके बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की उसका कोई इशारा नहीं समझती। उसकी इन हरकतों को वो हंसी में डालकर यहाँ से चली जाती है। रात में जोंग दोबारा उस लड़की से बात करना चाहता था। वो दीवार पे नॉक करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, इसीलिए
वो लड़की का स्कार्फ लेके उसके घर जाता है वो स्कार्फ वापस करने के लिए। हैरान कुन तौर पे दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। जॉन्ग अंदर जाता है तो घर ऐसे बिखरा हुआ था जैसे कोई यहाँ रहता ही ना हो। इसी अपार्टमेंट में एक न्यूज़पेपर पड़ा था जिससे पढ़ने पर जॉन्ग को पता चलता है कि इस अपार्टमेंट में एक कपल की मौत हुई थी जिनकी डेड बॉडीज आज तक किसी को नहीं मिली। और ये पढ़कर जॉन्ग को समझ आ जाती है कि मैं जिस लड़की से मिला था वो जरूर भूत थी जिसकी यहाँ मौत हुई थी। और अब सोचने वाली बात ये थी कि आखिर नॉक उसे कौन करता था। वो अपने घर के साथ मिली हुई इस अपार्टमेंट की दीवार तोड़ देता है। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि दीवार के अंदर कपल की डेड बॉडीज थी। वो इस चीज से डर गया था। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाता कोई अजीब सी ताकत उसका गला पकड़ लेती है। पहले वो अजीब सी ताकत जॉन्ग को हवा में उठा देती है उसका गला दबाते हुए। जॉन्ग जब बिल्कुल मरने के करीब था तो वो उसे नीचे छोड़ देती है और यहाँ बहुत ही बुरा तूफान और सिलसिला ले आती है। इस सिलसिले और तूफान ने यहाँ एक अजीब सा पोर्टल खोल दिया था। वो ताकत जो पहले जॉन्ग को मारने वाली थी वो जॉन्ग को उठाकर इस पोर्टल के अंदर फेंक देती है, जिसके बाद से आज तक जॉन्ग का कुछ पता नहीं चला और ये कहानी भी यही खत्म हुई। अगली कहानी एक लड़की की है जिसे अपने लिए एक अलमारी चाहिए थी जिसमें वो अपना सामान रख सके। इंटरनेट पे उसे एक अलमारी पसंद भी आ जाती है जिसके ओनर से वो बात करती है और उसकी इंस्पेक्शन के लिए उसके घर पे आ जाती है। जी हाई जब ये अलमारी देखती है तो उसे पसंद आ जाती है, लेकिन इसका ओनर उसे काफी अजीब लग रहा था। वो डरते हुए यहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं आपकी ये अलमारी खरीद लूंगी, आपको टाइम पे पैसे भी मिल जाएंगे। वो अलमारी अब जी हाई के घर आ जाती है, लेकिन जिस दिन से वो अलमारी जी हाई के घर आई थी उसके साथ अजीब व गरीब होने लगा था। उसे रात में अजीब व गरीब डरावने ख्वाब आते थे। उसे ऐसे महसूस होता था जिसे सोते हुए उसके ऊपर बहुत से हाथ है। हर रात वो अलमारी भी खुद ब खुद खुल जाया करती थी। जी हाई समझ गई थी कि जो कुछ भी गलत है वो इस अलमारी में ही है, इसीलिए वो काले पर्ल्स उस अलमारी के ऊपर लटका देती है। अजीब बात ये थी कि रात होने पे काले पर्ल्स अलमारी से गिर चुके थे। ऐसा होते ही कोई ना दिखने वाली चीज जी हाई के ऊपर हमला कर देती है। जी हाई को समझ नहीं आता क्या हुआ। वो उठकर इस अलमारी को चेक करती है और अलमारी के अंदर इस अलमारी का ऑनर था जिससे उसने ये अलमारी खरीदी थी। बिना वक्त जाया किए वो उसके ऊपर हमला कर देता है। जी हाई भी अपने बचाव के लिए करीब ही पड़ा एक चाकू उठा लेती है। वो कई बार इस लड़के को स्टैब करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो समझ गई थी कि ये एक शैतान है और इसीलिए वो नहीं मर रहा। वो अब जी हाई को भी उसके पाँव से पकड़ के इस अलमारी के अंदर ले जाता है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगली कहानी शुरू होती है जयहोन नामी एक लड़के को दिखाते हुए जो कि एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया है। ये इंटरव्यू अजीब था। उससे उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में सवाल नहीं किए जा रहे थे, उससे उसका नाम पूछा जाता है और अगला सवाल उससे होता है कि हंजा में तुम्हारा नाम कैसे लिखते हैं। हंजा कोरियंस की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है और कोरियन शादी करते हुए इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। जयहोन को ये बात अजीब तो लगती है लेकिन फिर वो ये नाम लिख के दिखा देता है और उसे जॉब मिल भी जाती है। वो घर वापस आ जाता है। वो जब घर पे नहा रहा था तो हमें इसके पास एक घोस्ट दिखाई देता है। एक लड़की की रूह दिखाई देती है जिसके बारे में वो खुद कुछ नहीं जानता था। अगली सुबह वो ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आते ही उसे छोटी सी चोट लग जाती है और फौरन बॉस आकर यहाँ उसकी चोट को ठीक कर देती है। जयहोन को ये बात अजीब लगी। वो अब लाइब्रेरी जाता है कुछ फाइल्स लेने के लिए, जहाँ उसे अपने नाम की एक रेड कलर की फाइल मिलती है। इस फाइल को लेकर उसे सस्पेंस होता है। जब वो फाइल खोलता है तो इसके अंदर अजीब व गरीब रिचुअल वाली चीजें थी। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था जो भूतों के साथ किया जा रहा था। उसमें जयहोन के साइन थे और इस सब का मतलब था कि जयहोन ने घोस्ट मैरिज के लिए हाँ कर दी है। उसे अब अपनी बॉस पे शक हुआ। वो चाहता था कि उसकी बॉस उसके साथ कुछ गलत कर रही है, लेकिन वो बॉस से ज्यादा बहस नहीं करता क्योंकि ये जॉब उसे मुश्किल से मिली थी। वो खाना चाहता है और जब वो खाना खा रहा था तब हम देखते हैं कि उसके टेबल के नीचे किसी और का भी खाना है। यहाँ ऑफिस में हमें दिखाया जाता है कि जयहोन की बॉस उसके घोस्ट मैरिज के प्रोसेस को शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो रिचुअल कर रही थी जयहोन को गर्मी लगने लगी थी। उसे ऐसे लगा कि जैसे उसकी पूरी बॉडी को किसी ने कंट्रोल में कर लिया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसके सामने एक लड़की का घोस्ट खड़ा था जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में हम जयहोन को कोरियंस के ट्रेडिशनल शादी वाले सेटअप के पास देखते हैं। सामने उसके एक लड़की का भूत था जिससे उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी। ये लड़की बहुत ही डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें अजीब थी, उसके मुंह से खून आ रहा था, उसके दांत लाल थे। शादी का प्रोसेस पूरा होते ही ये लड़की जयहोन के मुंह पे टच करती है। वो बुरी तरह डर जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगली कहानी है एक ब्यूटिशियन की जिसके पास एक अच्छा टैलेंट है लोगों को खूबसूरत बनाने का। उसका एक ख्वाब है कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना चाहती है। उसके सैलून में जब भी कोई उससे खूबसूरत लड़की आती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसके बारे में
अजीबोगरीब सोचने लगती है। यहाँ तक कि वो अपनी सर्कल की खूबसूरत लड़कियों को बहुत ज्यादा तंग भी किया करती थी। आज जब वो अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए लिफ्ट में आई, अचानक से लाल हो गई। लिफ्ट के मिरर पे जगह जगह खूनी हाथों के निशान लग गए और उसे लिफ्ट के मिरर में उसका डरावना चेहरा दिखाई दिया। उसका बदसूरत चेहरा, वो बदसूरती जिसे वो हमेशा छुपा के रखती थी, और ये चीज उसे बुरी तरह डरा देती है। घर आकर जब वो शीशा देखती है तो उसे अपना चेहरा अजीब लगता है। उसकी शक्ल डिमोनिक यानी शैतानी होने लगी थी, क्योंकि वो हर टाइम अपने आप को शीशे में घूरती रहती थी। ना सिर्फ ही वो शीशे में घूरते हुए लोगों को बहुत बुरा भला भी कहती थी, और उसके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी वो अब शीशे में दिख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो इन सबको इग्नोर करते हुए अपने फोन में खूबसूरत लड़कियों की पिक्चर्स देखती है और उन्हें दोबारा बुरा भला कहती है। ये कहते ही उसे कुछ अजीब हुआ। उसने पागलों जैसी हरकतें की। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही थी। वो अब इन सारी चीजों से निकलती है और अपने आप को सेट करके अपनी एक खूबसूरत सी फिल्टर्स वाली पिक्चर बनाती है ताकि वो उसे इंटरनेट पे अपलोड कर सके। लेकिन आज उसकी पिक्चर उसकी नहीं, किसी शैतानी लड़की की लग रही थी, जिसे देखकर वो डर जाती है। उसका फोन भी उसके हाथ से गिर गया। वो मोबाइल उठाकर दोबारा देखती है और इस मर्तबा मोबाइल में से एक खौफनाक हाथ निकलकर उसके मुंह के ऊपर हमला कर देता है। वो उसका मुंह नोच लेता है। ये असल में उसकी अपनी ही नेगेटिव रूह का हाथ था। उसका चेहरा अब बदसूरत हो गया था, जिसे देखते ही वो बेहोश हो जाती है। दिखाया जाता है कि अब उसके मोबाइल से उसकी ही एक अजीब डरावनी सी पिक्चर बनकर इंस्टाग्राम पे अपलोड हो चुकी है। यानी जिस खूबसूरती के पीछे वो पागल थी, जो खूबसूरती उसका गरूर थी, आज उसका सारा गरूर पानी में मिल गया। और इसके साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है। अगली कहानी के शुरू होते ही हम एक वेयर हाउस के अंदर बहुत से स्टैचूज देखते हैं। हम एक चेन नामी लड़का और एक सिक्योरिटी गार्ड देख रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड चेन को बताता है कि कभी कभार ये सारे स्टैचूज ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये जिंदा हो। चेन को उसकी बात पे यकीन नहीं आता। तभी अचानक उसे पीछे से कोई आवाज आती है और वो देखता है कि ये एक स्टैचू अजीब सी हालत में है। डरकर चेन यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाहर निकलने के बाद हम देखते हैं वही स्टैचू गर्दन घुमाकर उसी को देख रहा था। यानी सिक्योरिटी गार्ड जो कहानी चेन को सुना रहा था वो सच थी। यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि उसके बॉस किसी आदमी के साथ पार्क में बैठे थे। चेन को देखकर बॉस के साथ बैठा हुआ आदमी अपनी गर्दन को पूरी तरह घुमाकर पीछे कर लेता है। चेन देखता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक स्टैचू था जो किसी जिंदा आदमी की तरह बिहेव कर रहा था। ये देखकर वो डर जाता है। भागकर वो अपने घर